हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा प्रॉफिट एंड लॉस की शानदार क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। इंट्रो हमारा हो चुका है, मौके की हमने पते की बात कर ली है और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अ पर्सन बॉट पेंसिल बॉक्स एट द रेट ऑफ ₹9 फॉर 7 पेंसिल। कि एक व्यक्ति ने एक पेंसिल का डिब्बा खरीदा 9 रुपए में 7 पेंसिल के हिसाब से, कि 7 पेंसिल की कीमत 9 रुपए थी। He sells them at 8 pencil for 11 rupees। कि उसने इस हिसाब से बेचा कि उसने 8 पेंसिल 11 रुपए की बेची, 8 पेंसिल 11 रुपए की बेची। He earned 10 rupees at profit। और उसको लाभ के रूप में 10 रुपए मिले। Then find the number of pencils in the box। तो उस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पेंसिल थे। एक व्यक्ति पेंसिल का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 पेंसिल की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए की 8 पेंसिल की दर से बेचता है। 10 रुपए का लाभ कमाता है। तो बताना है कितनी पेंसिल थी। यहां देखो, इसमें ये कह रहा है कि जितनी पेंसिल खरीदी उतनी ही बेचेगा। कि एक डिब्बा खरीदा, हमें नहीं पता उसमें कितनी पेंसिल थी, पर जितनी खरीदी उतने की ही बेचेगा। अब यहां देखो, 7 पेंसिल का प्राइस था 9 रुपए खरीदते समय, और जब बेची तो 8 पेंसिल का प्राइस था 11 रुपए। ये कंडीशन थी। अब आप एक चीज बताओ, मैंने जितनी पेंसिल खरीदी थी उतनी की उतनी ही पेंसिल मैं बेचूंगा। तो इसका मतलब पेंसिल की संख्या को बराबर करनी पड़ेगी। ये तो था खरीदते समय और ये था बेचते समय, तो ये हो गया एक तरीके से। ये तो जब हमने बाय किया तो कंडीशन है, और ये जब सेल किया तो कंडीशन। तो हमने जितनी पेंसिल खरीदी थी उतनी की उतनी पेंसिल हमें बेचनी पड़ेगी। यहाँ 7 का भाव दिया हुआ है या 8 का, तो पेंसिलों की संख्या बराबर करने के लिए मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर लूंगा। कि 7 पेंसिल खरीदी 9 रुपए की और 8 पेंसिल बेची 11 रुपए की। मुझे बराबर संख्या में चाहिए तो मैं 7 को भी 8 से गुणा कर लूंगा। तो 56 पेंसिल खरीदी मान लो, 56 पेंसिल खरीदी, क्योंकि जितनी पेंसिल खरीदी उतनी बेचनी है तो मैं इनको बराबर कर लूंगा। तो 7 को 8 से गुणा किया तो 56 पेंसिल कितने की होगी? 63 रुपए की। कि 9 रुपए की 7 पेंसिल है तो 56 पेंसिल कितने की होगी दोस्तों? 63 रुपए की। 8 पेंसिल 11 रुपए में बेच रहा है, तो 56 पेंसिल कितने में बेचेगा? 56 पेंसिल बेचेगा 77 रुपए। यहां देखो, 7 पेंसिल 9 रुपए की है तो 56 पेंसिल हो जाएगी 72 रुपए की। 8 से गुणा किया है मैंने। अब आप ये चीज आई या नहीं आई समझ में, एक बार मुझे बता दो कि मैंने क्या किया है। मुझे यहाँ पर इसने कीमत दी हुई है कि हर 7 पेंसिल के 9 रुपए लेता हूं मैं, और बेचता हूं जब 8 पेंसिल के 11 रुपए लेता हूं। तो मुझे डिब्बे में पेंसिलों की संख्या पता नहीं है कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितनी मैंने खरीदी थी उतनी की उतनी ही बेचूंगा। तो 7 और 8 को बराबर कर लूंगा। 7 और 8 को जब मैंने बराबर किया, इसका मतलब क्या हुआ? इन 56 पेंसिल 72 रुपए की लाया था और 56 पेंसिल 77 रुपए की बेची। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपए। 72 रुपए की लाया था और 75 की बेची, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सवाल में दिया हुआ है 10 रुपए का लाभ। सवाल में दिया हुआ है 10 रुपए का लाभ है, मतलब 56 पेंसिल की अगर खरीद बेच इसने की तो 5 रुपए का लाभ हुआ। हमने ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, हमें तो ये पता है कि जब 56 पेंसिल का कारोबार करता है तो प्रॉफिट होता है मेरे 5 रुपए का। मुझे प्रॉफिट कमाना है सवाल के अकॉर्डिंग 10 रुपए का, तो 10 का मतलब इसको दुगना करेंगे तो पेंसिल कितनी होगी? 112 पेंसिल। 112 पेंसिल में प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपए। तो आपके डिब्बे में पेंसिलों की संख्या होगी 112। बिल्कुल आसान है। 7 रुपए की 9 रुपए की 7 लाया और 11 रुपए की 8 बेचा, तो हमें इन दोनों को बराबर करके देखना पड़ेगा कि डिब्बे में पेंसिल कितनी थी। तो 56 पेंसिल लाया तो 72 की, बेचा 77 में।
इसको 8 से गुणा कर लेंगे तो 56 पेंसिल की कीमत आ जाएगी, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 56 पेंसिल की कीमत आ जाएगी। तो 56 पेंसिल के कारोबार में 5 रुपए का प्रॉफिट होता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो एक्चुअली में सवाल में 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5 की जगह 10 है तो पेंसिल 56 की जगह 112 होगी। ठीक है, यह आया समझ में? ऐसे ही इस सवाल को करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति, इंग्लिश में देखो, अ मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंज एट 11 फॉर 1 रुपीज एंड एन इक्वल नंबर एट 9 फॉर 1 रुपीज। कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 11 की दर से कुछ संतरे खरीदे और 1 रुपए के 9 की दर से उतने ही संतरे खरीदे, जितने पहले संतरे खरीदे थे उतने ही 1 रुपए के 9 की दर से संतरे खरीदे। He mixed the ratio, he mixed the two and sold at 10 for 1 rupees। कि इसने दोनों को मिक्स किया और उसको बेचा किस भाव में? 10 रुपए के 1 रुपए के 10 संतरे के भाव में बेचे। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ज्ञात करो। एक व्यक्ति 1 रुपए के 11 संतरे की दर से खरीदे और उतने के उतने ही संतरे 1 रुपए के 9 की दर से खरीदे। यदि इनको मिलाकर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे तो हमें लाभ या हानि बताना होगा। अब आप देखो कि यहां पर तो आया, ये तो आगे रुपीस और ये आगे ऑरेंज। 1 रुपए के आए 11 संतरे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में 1 रुपए के आए 9 संतरे। अब मुझे जितने संतरे पहले मैंने खरीदे थे इस भाव से ही तो कीमत आ गई, और उस भाव से दोनों संतरों को बराबर करना है। मतलब मुझे जितने ये 11 रुपए की कीमत से खरीदे, 1 रुपए के 11 की कीमत से उतनी ही संख्या इसकी करनी है, दोनों को बराबर करना है। तो मैं ऑरेंज कैसे कर दूंगा? 11 और 9 को बराबर करना है तो 99 कर लो, इनका एलसीएम। कि 99 संतरे मैंने खरीदे, मुझे पता नहीं है किस भाव से आए, लेकिन मुझे तो ये पता है कि 99 संतरे खरीदूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 11 संतरे 1 रुपए के तो 99 संतरे हो गए 9 रुपए के। इसी तरह यहां से भी मैंने 99 संतरे खरीदे, ऑरेंज खरीदे। 1 रुपए के 9 ऑरेंजेस हैं तो 11 रुपए के 11 रुपीस के आपके 99 ऑरेंजेस हो जाएंगे। अब आप देख लो यहां पर, इसका मतलब टोटल क्या हुआ? हमने 198 संतरे खरीदे, 198 हमने ऑरेंजेस बाय किए। टोटल कितने रुपए के पड़े? 20 रुपए। टोटल कितने रुपए के पड़े दोस्तों? 20 रुपए के हमारे ये हो गया। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा कि 198 संतरों का कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है। और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस तो हमें सवाल में दिया हुआ है कि 10 संतरों को 1 रुपए में बेच रहे हैं। 10 संतरों को 1 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 198 संतरों को बेचेंगे 19.8 रुपए। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? आप एक बार मुझे बता दो कि हमने क्या किया। 20 रुपए के 198 संतरे हमारे पड़े थे और हर 10 संतरों के 1 रुपया ले रहे हैं, तो 198 संतरों के हम कितने रुपए लेंगे? 19.8 रुपए। तो अब आपके जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, 20 रुपए के खरीदे थे और 19.8 में ही बेचे, मतलब जितना हमने पैसा लगाया था उतना भी रिकवर नहीं कर पाए, तो लॉस हो गया हमारे 0.2 रुपीज का। 0.2 रुपीज का लॉस हो गया। हमें परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज लॉस निकाल देंगे। 0.2 का लॉस हो गया 20 रुपए पर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है हम कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं, तो ये हो गया 1%। क्योंकि इसका 10% तो हो गया 2 रुपए 20 का, और उसका भी 10%, यानी कि 20 का 1% क्या होगा? 0.2। तो 1% का आपके लॉस आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ऐसे इस सवाल को किया जा सकता है। एक बार देखो हमने क्या किया है, संतरों की संख्या बराबर करनी है। संतरों की संख्या बराबर करनी है तो 9 रुपए के 99 संतरे हो गए 11 रुपए के 99। टोटल 198 संतरों के हमने 20 रुपए खर्च किए खरीदने में, और बेचते समय क्या कंडीशन है? 10 संतरों को 1 रुपए के भाव में बेचना है, तो 198 संतरे जो है 19.8 में बेचेंगे। 20 के लाए थे, 0.2 का लॉस हो गया, यानी 1% का लॉस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man bought a number of oranges at 5 for 1 rupees and equal number of at 4 for 1 rupees। कि 1 रुपए के 5 की दर से कुछ संतरे खरीदे और उतने के उतने ही 1 रुपए के 4 की दर से संतरे खरीदे।
He mixed the two and sold at 942. उसने इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों तरह के संतरों को दोनों तरीके के संतरों को मिक्स किया एंड सोल्ड एट 942 और 2 रुपए के 9 संतरे बेच दिए। इफ द लॉस इज 3 रुपीज देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल ऑरेंज। कि अगर 3 रुपए का लॉस हुआ तो हमें यह बताना है कितने संतरे खरीदे थे। अब जैसा जैसा सवाल कहेगा वैसे वैसे हम कर देंगे। देखो इसमें एलिगेशन भी लग सकता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे फिर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा, उसी में हमारा टाइम लग जाएगा। हमें तो हमारा टाइम बचाना है और सरल तरीके से सीखना है कि 1 रुपए के 5 संतरे, 1 रुपए के 5 संतरे और 1 रुपए के 4 संतरे। अब हमें दोनों तरह के संतरों की बराबर खरीदनी है, दोनों तरह के संतरों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब कि यहां पर हम, ये तो हमें भाव दिया हुआ है, अब हम संतरे कितने खरीदेंगे इन, अब हम देखो 10 संतरे भी खरीद सकते हैं, 20 भी खरीद सकते हैं, पर हम ऐसी वैल्यू मानेंगे संतरों की जिससे हमारे रुपीज जो है सही निकले। जैसे मान लो हम संतरे 20 ही क्यों मानते हैं, ताकि अगर 20 संतरे में खरीदूंगा तो 4 रुपए के आ जाएंगे यहां से, और यहां से 20 संतरे खरीदा तो 5 रुपए के आ जाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं अगर 10 संतरे करूंगा तो यहाँ पर तो 2 रुपए के आ जाएंगे 10 संतरे, लेकिन यहाँ पर 2.5 के आएंगे, और पॉइंट में चीजें जाएगी तो कैलकुलेशन हमारी बढ़ेगी। तो हम जब खुद ही हमें मानना है कि कितने संतरे खरीदने हैं, तो हम अपनी मर्जी से ऐसी चीज मानेंगे जिससे सहूलियत हमें हो। अब आप देखो 40 संतरे इसने 9 रुपए के आपके सामने खरीदे थे, 40 संतरे 9 रुपए के खरीदे थे। अब आपने, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या है, 2 संतरे 9 रुपए के हिसाब से, सॉरी 2 रुपए में 9 संतरे। अब आप बताओ कि यहाँ पर 40 संतरे हैं और यहाँ पर 9 के हिसाब से बेचने हैं, तो हमें कैलकुलेशन करने में समस्या आएगी, पॉइंट पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारे समस्या आएगी हम क्या करेंगे, इसको 9 से गुणा कर, मुझे तो मेरी मर्जी से ही मानना है, तो मैं 20 की जगह 20 का 9 गुना मान लूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मुझे सिर्फ एक चीज से यहाँ मतलब है कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने 20 से देखा कि यार कैलकुलेशन में बात नहीं बन रही है, तो मैंने 9 से गुणा कर दिया। तो मतलब हर एक चीज 9 से गुणा हो जाएगी। चाहो तो आप यहाँ भी समझ सकते हो कि 180 संतरे आएंगे आपके 36 रुपए के, 5 संतरे आएंगे 1 रुपए में, तो 180 36 रुपए के, यहाँ 136 आएंगे, 180 आएंगे 45 रुपए, 180 आएंगे 45 रुपए के, तो टोटल 81 रुपए में 360 संतरे आ गए। या आपको यहाँ डायरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं थी, आप सभी चीजों को 9 से गुणा कर रहे हो, तो यहाँ 4 नाम 40 को 9 से गुणा करोगे जब यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 360 और इस 9 को भी 9 से गुणा कर दो। कि टोटल क्या हुआ, हमने रेशो तो फाइंड कर ही लिया, मुझे 40 से कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने 9 से और गुणा कर दिया, तो 360 संतरे खरीदे। अब 360 संतरे बेचूंगा कितने के, यह आपके सेलिंग प्राइस है। 360 संतरे बेचूंगा कितने के, 9 संतरे 2 रुपए के हैं, तो 360 संतरे हो जाएंगे मेरे 80 रुपए के। 9 को 40 से गुणा किया तो 2 को 80 से गुणा कर दिया, तो यहां पर 81 रुपए के मैं लाया था, 81 रुपए के लाया था और मैंने बेचे कितने के, 80 रुपए के, तो मेरा लॉस हो गया 1 रुपए का। अगर मैं 180 संतरे खरीदता हूं दोनों के, तो मेरे 1 रुपए का लॉस होता है, लेकिन एक्चुअली में हानि 3 रुपए की है, हानि 3 रुपए की है। तो उसने टोटल कितने संतरे खरीदे, ये लॉस 1 रुपए की जगह 3 रुपए का है, मतलब 3 गुना है। तो टोटल संतरे भी मैंने 360 की जगह 3 गुना खरीदे होंगे, 1080, 1080 संतरे मैंने खरीदे होंगे। ये चीज आई है नहीं है समझ में, वरना हम इस सवाल को एक बार और देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपको जो मैं पूरा लिख रहा हूं इससे समस्या हो, तो हम एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखो यहाँ हम एक बार 2 बार कितनी भी बार क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्योंकि हमारे कोई यहाँ पैसे नहीं लग रहे हैं, हमें आराम से चीजों को समझना है। 1 रुपए के 5 संतरे आए, दूसरे 1 रुपए के 4 संतरे हैं। अब इन दोनों की संख्या बराबर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी संख्या मानूंगा जिससे दोनों इजीली हो जाए। मतलब मैंने यूं मान लिया 20 संतरे हैं टोटल,
20 संतरे, मतलब 20 संतरे यहाँ से तो आएंगे 4 रुपए के, और यहाँ से 20 संतरे आएंगे 5 रुपए। ये इनकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगी। मतलब 9 रुपए के मैं 40 संतरे खरीद लूंगा। अब मुझे बेचते समय इस हिसाब से बेचना है कि मैं 2 रुपए के 9 संतरे बेचूंगा। अब 9 संतरे का हिसाब मेरे पास है, तो 40 निकालने में मुझे समस्या होगी, तो मेरे को जहां समस्या होगी मैं 9 से गुणा कर लूंगा, क्योंकि यहाँ जब मैं मान रहा हूं तो मैं ही यहाँ मालिक हूँ। वो आपने वो मिर्जा, कौन सी मूवी है जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि हम हर एक चीज अपनी मर्जी से ही मान रहे हैं। 20 संतरे भी सवाल में दिए हुए नहीं है, मैं x भी मान सकता हूँ, 100 भी मान सकता हूँ, मैंने 20 माना ताकि 4 और 5 ये पूर्णांक वैल्यू निकल जाए, 4 और 5 पूर्णांक वैल्यू निकल जाए। लेकिन 20 में भी समस्या आ रही है, तो मैं फिर से 9 से गुणा कर लूंगा। इसका मतलब मैंने 360 संतरे खरीदे थे 81 रुपए के, 360 संतरे खरीदे थे टोटल 81 रुपए के। अब सेलिंग प्राइस देख लो, सेलिंग प्राइस है 2 रुपए में 9 संतरे, 2 रुपए में 9 संतरे खरीदे थे। तो 360 संतरे कितने के हिसाब से होंगे, तो 360 संतरे में बेचूंगा 80 रुपए, 2 रुपए में 9 देता हूं तो 360 दूंगा 90 रुपए में। अब आपके सामने सिंपल सी गणित बची है कि 81 रुपए के तो खरीदे थे मैंने और 80 रुपए के बेचे, तो मेरे लॉस हो गया 1 रुपए का, लॉस हो गया 1 रुपए का। 360 संतरे अगर मैं खरीदता हूं तो मेरे 1 रुपए का लॉस होता है, लेकिन सवाल में मुझे 3 रुपए का लॉस करना है। एक रुपए का लॉस कब होता है, जब मैं 360 संतरे खरीदता हूं। 360 संतरों के कारोबार में 1 रुपए का लॉस होता है, मुझे 3 रुपए का लॉस करवाना है, तो 3 से गुणा कर दो, 1080 संतरे टोटल में खरीद लूंगा। ये आपका आंसर। बिल्कुल आराम आराम से समझना है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप एलिगेशन भी लगाओ और भी लगाओ, फालतू का आपके टाइम लगेगा और कुछ भी नहीं। तो यही देखते हैं, और भी कोई पॉसिबल वे होगा तो मैं आपसे और भी डिस्कस कर लूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर और भी जो होगा हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो ये आपके एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। यहां पर क्या होगा, आपको समझना होगा कि ये बेईमान दुकानदार के क्या कंसेप्ट हैं। इस टॉपिक से आपसे जनरली सवाल पूछे जाते हैं एसएससी और बैंक में। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं उनका फेवरेट टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के भी हम क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि आपको मैंने अभी तक बताया है प्रॉफिट और लॉस वस्तुओं का होता है, सॉरी पैसों पे। अभी तक हमने ये किया है प्रॉफिट एंड लॉस में कि 81 रुपए की लाया, 80 रुपए की बेचा, तो परसेंटेज निकाल देते हैं कि 1 रुपए का लॉस हुआ 81 पर, है ना। एक ये कंडीशन होती है। आपको मैंने क्या, अभी तक हमने प्रॉफिट और लॉस काउंट किया है कॉस्ट प्राइस पर। तो कभी भी आप ये लिख लो, प्रॉफिट और लॉस अगर आपके पैसों का होता है, अगर रुपीस का होता है तो काउंट होगा कॉस्ट प्राइस पर। अगर प्रॉफिट और लॉस रुपीस का होता है तो काउंट होगा कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। और जनरली जब तक आपको ये कहा हुआ नहीं हो कि हम सेलिंग प्राइस पर काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस वस्तुओं का होता है, वस्तुओं का होता है, तो आपका काउंट किस पे होगा, काउंट होगा आपके, काउंट किस पर होगा, जिस पर हमने जितनी वस्तुएं सेल करी। इससे उदाहरण से समझते हैं इसको, फिर इसके बाद में देखेंगे। आप चीज, मैं एक कह रहा हूं, एक व्यक्ति ने 1 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी। एक उदाहरण से समझते हैं, 1 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी और बेचते समय 1 रुपए की 5 वस्तुएं बेची। बेचते समय 1 रुपए की 4 वस्तुएं बेची। अगर ऐसे सवाल आ जाए, 1 रुपए की 4 वस्तुएं बेची, तो हमें इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। अब आप देखो, ऐसे सवालों में क्या होगा, 2 तरीके हैं। या तो हम इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड कर लें और फिर उस हिसाब से निकाल दें, जो आपका बेसिक तरीका है सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन लिख लो,
एक व्यक्ति ने 1 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 1 रुपए की 4 वस्तुओं के हिसाब से बेचा, तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसकी परसेंटेज फाइंड करो। ऐसे सवालों में देखो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं एक वस्तु का। आंसर इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं एक वस्तु का। 1 रुपए की 5 वस्तुएं आई तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया 1/5 यानी कि 0.20। 1 रुपए की 5 वस्तुएं आई तो एक वस्तु का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस हो गया 0.20। सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपए कीमत है 4 वस्तुओं की, 1 रुपए कीमत है 4 वस्तुओं की, तो एक वस्तु की कीमत हो जाएगी 1/4 यानी कि 0.25। ये चीज आई या नहीं आई समझ में कि 1 रुपए की 5 खरीदी यानी 0.20 की खरीदी और 1 रुपए की 4 बेची यानी कि एक वस्तु कितने की बेची, 0.25 की। आप प्रॉफिट निकाल दो, इससे प्रॉफिट निकाल दो कि 0.20 की खरीदी थी, 0.25 की बेची, तो 0.05 का हमारे प्रॉफिट हो गया। 0.05 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम इसकी परसेंटेज काउंट करना चाहें, प्रॉफिट परसेंटेज की 0.05, अब हम रुपयों में बात कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस पर काउंट करेंगे। 0.05 का प्रॉफिट हुआ 0.20 की खरीद पर, 0.20 की खरीद पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, 0 से 0 घटा दो, पॉइंट से पॉइंट, तो 1/4 यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। अगर ऐसे सवाल आपके आते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी तथा 1 रुपए की 4 वस्तु की कीमत से उन्हें बेचा, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। 1 की 5 वस्तुएं खरीदी तो 1 का प्राइस आ गया 0.20, बेचते समय प्राइस हो गया 0.25। मतलब आप यहां से भी निकाल सकते हो 25% की, 4 की लाया था तो 5 की बेचा, 4 की लाया था तो 5 की, इनका रेशो 4/5 है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ है 4 पर यानी कि 25%। अब आप देखो इसी सवाल को एक और तरीके से किया जा सकता है। जब हम वस्तुओं पे काउंट कर रहे हैं कि 1 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी थी, है ना, ये तो कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपए की 4, 1 रुपए की 4। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेम कीमत पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम वस्तुओं के अनुसार भी देख सकते हैं। कैसे, सेम कीमत 1 रुपए में 500 लाया था और 4 ही बेची, 5 तो लाया था और 4 ही बेची, मतलब एक वस्तु बचा ली। प्रॉफिट हम केवल अगर आर्टिकल का काउंट करें तो एक वस्तु का प्रॉफिट हो गया, एक वस्तु का प्रॉफिट हो गया। अगर 1 रुपए की 5 खरीदी थी और 4 ही बेची तो एक वस्तु बचा ली उसने, तो एक वस्तु अगर बचा ली तो ये प्रॉफिट हो गया एक वस्तु का। तो ऐसे में प्रॉफिट अगर परसेंटेज हमसे पूछे तो हम सेलिंग जितनी करी उस पे काउंट करते हैं, जितनी सेल करी उस पे काउंट करते हैं कि एक वस्तु बचा ली इसने 4 बेचकर, एक वस्तु बचा ली 4 बेचकर, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 25%। आप देख लो आंसर वहां से भी वही आ रहा है और यहां से भी वही आ रहा है, और आपका कितनी कैलकुलेशन बच गई, ना 0.25 निकालना पड़ा ना 0.5, कि 5 खरीदी थी और 4 ही बेची, मतलब एक वस्तु बचा ली इसने टोटल 4 बेचकर। तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कितनी वस्तुएं बेची उस पर हम बात कर रहे हैं। तो एक बचा ली 4 बेच कर, तो 25% हो जाएगा। अब आप देखो क्यों ऐसा होता है कि जब हम वस्तुओं पर काउंट करते हैं तो सेलिंग पर होता है, तो इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं, तब तक ये सवाल लिख लो आप। अभी देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें कभी भी हमें एक इक्वल प्राइस दी हुई होती है, कि जैसे 1 रुपए की 5 और 1 रुपए की 4, इसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते आपकी 1 रुपए की 5 खरीदी और 2 रुपए की 4 बेची, 2 रुपए की 4, तो आप ऐसे मत देखना कि 4 बेची और 1 का बचा लिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेम कीमत पर कितनी खरीदी और कितनी बेची, सेम कीमत पर, जैसे यहाँ 1 रुपया है तो 5 खरीदी और 4 बेची, तो हम इसको काउंट करते हैं। कैसे, क्या आप देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ही तो निकाला जाता है अगर हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना हो। तो हमें कीमत सेम दी हुई है, कीमत सेम दी हुई है, तो इसका मतलब अगर कीमत सेम दी हुई है कि ये जो 1 रुपए जो टोटल हमने खरीदने पे स्पेंड किया, वही 1 रुपया हमें बेचने पर मिल गया,
₹1 जो हमने खरीदने पर स्पेंड किया वही ₹1 हमें बेचने पर मिल गया। यानी कि 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। कि 5 का सीपी ₹1 इक्वल है 4 के एसपी के। तो सीपी और एसपी का रेशो निकाल देंगे 4:5। अब आपके सामने अपने आप यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकल गई कि 4 की अगर लाया था तो 1 का प्रॉफिट कमाया यानी कि 25%। 4 की अगर लाया था तो 1 का प्रॉफिट कमाया यानी कि 25%। अब आप देखो इसी सवाल को मैंने 4 पर 1 काउंट करके किया, लेकिन यहां पर आपको अगर मैं ऐसे समझाने लगूं तो मुझे सीपी और एसपी का रेशो निकालना पड़ेगा। सीपी और एसपी का रेशो निकालना पड़ेगा और फिर चीजें होगी। इससे अच्छा टीचर क्या करते हैं, टीचर को सिर्फ आपको समझाना है। कोई भी टीचर हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी टीचर है उसके लिए सिर्फ एक मोटो होता है आपको समझाने का। तो उसको पता है कि 1 का प्रॉफिट होगा इस 4 पर, तो वो क्या करेंगे, हमें तो 4 काउंट करना है। रेशो इनवर्स होता है यहां पर, आर्टिकल्स का रेशो इनवर्स होता है। आर्टिकल यानी वस्तुओं का रेशो इनवर्स होता है। यहां देखो 5 से 4 था रेशो, ₹1 की 5 खरीदी, ₹1 की 4 बेची, तो सीपी का रेशो इनका उल्टा आया 4 से 5। तो वो डायरेक्ट यूं करते हैं कि यार रेशो तो उल्टा करना ही है, रेशो तो उल्टा करना ही है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसी को काउंट कर, रेशो तो उल्टा करना ही है इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग वाले को ही काउंट कर लूं। क्योंकि जितने आर्टिकल हमने खरीदे, मान लो आर्टिकल 1 का सीपी इक्वल है आर्टिकल 2 के एसपी। तो सीपी और एसपी का जो रेशो होगा, सीपी और एसपी का जो रेशो होगा वो क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा इनका, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 के रेशो के। तो मुझे तो सीपी पर काउंट करनी है, सीपी पर काउंट करनी है। सीपी यहां पर किसके बराबर है, आर्टिकल 2 यानी कि जितनी वस्तुएं हमने बेची उसके। तो इसलिए आपको ये कह दिया जाता है कि जब वस्तुओं पर आपका प्रॉफिट या लॉस काउंट हो तो हम सेलिंग वाली को काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ रेशो इनवर्स हो जाता है और कॉस्ट प्राइस उसके इक्वल हो जाता है जितनी वस्तुएं हमने सेल करी। तो ये यहाँ पर आप इतना पूरा समझो या नहीं समझो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ एक क्वेश्चन दूसरे से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आप लिखो एक व्यक्ति ₹20 की 10 वस्तुओं की दर से खरीदता है। ₹20 की 10 वस्तुओं की दर से खरीदता है और बेचता किस हिसाब से है, ₹20 की 5 की दर से बेचता है, 5 वस्तुओं की दर से बेचता है। तो हमें ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस काउंट करना है। ऐसा अगर कोई सवाल आए तो इसमें प्रॉफिट या लॉस हमें काउंट करना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ₹1 की 20 रुपए की 10 वस्तुएं खरीदी और ₹20 की 5 वस्तुएं ही बेची, तो ऐसे प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो आप देखो सिंपल हमने तरीका क्या समझा वो आपको समझ में, मैंने आपको अच्छे के लिए समझाया था। अगर नहीं भी आया तो सिर्फ इतना है कि 10 वस्तुएं तो लाया था सेम कीमत पर और 5 ही बेची। 10 वस्तुएं लाया था और 5 ही बेची, मतलब इसने घर में कितनी बचा ली, इसके प्रॉफिट हो गया 5 वस्तुओं का। इसने 5 वस्तुएं बचा ली, इसके प्रॉफिट हो गया 5 वस्तुओं का। ठीक है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे यहां से कि 5 वस्तुएं बचा ली 5 ही बेचकर, 5 वस्तुएं बचा ली 5 ही बेचकर, क्योंकि हम सेलिंग पे काउंट कर रहे हैं। तो कितना परसेंट हो गया, 100%। यहां से हो गया 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। तो आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जब मैं वस्तुओं का प्रॉफिट काउंट करूंगा, ये बेईमान दुकानदार में मेनली हम वस्तुओं का प्रॉफिट ही काउंट करेंगे, तो आपको सेलिंग वाली पर काउंट करना है। इसको देखो, इसी सवाल को अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशो से देखें कि ₹20 की 10 वस्तुएं आई थी, ₹20 की 10 वस्तुएं आई थी, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹2। ₹20 में टोटल 10 वस्तुएं आई थी, मतलब हर एक वस्तु ₹2 कीमत की होगी। सेलिंग प्राइस देख लो, ₹20 में 5 वस्तुएं बेची तो एक वस्तु की कीमत होगी ₹4।
एक वस्तु की कीमत कितनी होगी दोस्तों 4 रुपए, 2 रुपए की लाया था 4 रुपए की बेच दिया तो प्रॉफिट कितना कमा लिया कि 2 रुपए खर्च किए थे टोटल इसने लाने पर और 2 रुपए ही बचा लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 100%। या आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि प्रॉफिट हुआ 2 का 2 रुपए कॉस्ट प्राइस पे, तो हो गया 100%। तो आप इसको इतना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालो, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसको कर दो कि आप 5 वस्तुएं बचा ली इसने 5 बेचने पर, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट हो गया 100%। तो वही होगा आपका, क्योंकि यहां देख लो यहां रेशो था वस्तुओं का 10:5, यहाँ रेशो था वस्तुओं का 10:5 और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो उल्टा हो गया। यहाँ मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो उल्टा हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया यहाँ से 2:1। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2:1 ही आया कि सीपी अगर 1 की कीमत 2 है तो 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहीं से ऐसे हम करते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस, अगर आपको ये वस्तुओं वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो समझने के लिए आप देखो कि अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी निकालें, सीपी और एसपी का रेशो निकालें तो इनको उल्टा कर दो 5:10। जितनी वस्तुएं खरीदी थी बेची थी उनका उल्टा कर दो, यानी कि 1:2 का हो गया। एक कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 2 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 100%। कि 100 में अगर लाया था तो 200 में बेची, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 100%। तो मैंने हर एक पॉसिबल वे में आपके सामने डिस्कस कर लिया है और कि कैसे क्वेश्चन सवाल होते हैं। अब इसके आगे हम बेईमान दुकानदार वाले कंसेप्ट करेंगे कल से, क्योंकि आज का क्लास का हमारा टाइम पूरा हो गया है। लेकिन हमने एक चीज सीखी यहाँ पर कि अगर वस्तुओं पर कभी भी हमारा प्रॉफिट काउंट होता है तो जितनी सेल करिए उस पर काउंट करेंगे, कारण भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहें तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर उन पर विचार करूंगा और जो भी अच्छी चीजें होंगी मैं उनको चेंज करने की, मतलब जो भी कमियां हैं आप बताइए, मैं उनको चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।